हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग प्रीवियस क्लास में डायमेंशन के बारे में हम जाने। महत्वपूर्ण भौतिक राशि का डायमेंशन हम लोग किस प्रकार निकालेंगे उसके बारे में हम लोग अभी तक जान चुके हैं। और आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण विमाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक पहले क्या होता है इसको जानेंगे, फिर इसके हम विमा एसआई मात्रक के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यह जो है एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यह दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। चलिए जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक को। यदि दो वस्तुओं का अगर द्रव्यमान दिया हुआ है m1 और m2 और उसके बीच की जो दूरी दी हुई है, तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकल टर्म में, गुरुत्वाकर्षण बल F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां से हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा। चलिए देखते हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 गुना m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यह जो कांस्टेंट आया है इसी का नाम है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा या एसआई मात्रक निकालना है तो इसे हमें क्या करना होगा, अलग करना होगा। इसको हम सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा आपको इस प्रकार से, कैपिटल G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2। तो फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला निकला जो है आपको F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक भी निकाल सकते हैं और इसका हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसके बाद हम इसका हम विमा को लिखेंगे। चलिए लिखते हैं इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास क्या है, फोर्स है इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। इसको लिखेंगे हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय दो द्रव्यमान का गुणनफल है, इसको लिखेंगे केजी का स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हमारे पास यूनिट आ गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय द्रव्यमान यानी कि केजी का स्क्वायर। यह हो गया आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई यूनिट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका हम डायमेंशन हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए हम एसआई यूनिट के पश्चात हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा देखेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 गुना m2। ऐसा यूनिट तो हम देख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं, यह देखिए हमारे पास क्या है, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन आप लोग को हम बता चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को अगर दिक्कत आ रही है आप हमें कमेंट करके बताइए, ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपने हमारा वीडियो लगातार देखा है तो डायमेंशन आप लिख पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास जो फोर्स है इसका डायमेंशन हो जाएगा ml2 t पे पावर -2। यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये इस प्रकार हो जाएगा
ml/-2। यह हो गया आपको फोर्स का डायमेंशन और साथ ही साथ है डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पथ है, ये क्या हो जाएगा आपको L का स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्या है आपको द्रव्यमान। द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसको हम लिखेंगे m का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, द्रव्यमान दो समान भौतिक राशि को हम क्या करेंगे, पावर को आपस में जोड़ के या घटा के करके हम डायमेंशन लिखते हैं। ये हो जाएगा आपको m पे पावर 1 और यहाँ से इसको लिखेंगे -2 और L का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है यहाँ 2 है, ये क्यूब हो गया और t पे पावर पहले से क्या है आपको -2। इसको हम एक साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा m पे पावर -1 L का क्यूब और t पे पावर -2। यही हमारा फाइनली डायमेंशन मिला। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हमने आपको रफ वर्क करके समझा दिया। अब इसको हम प्रॉपर वे में देखते हैं कि इसका डायमेंशन, ऐसा यूनिट और इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक वैल्यू होता है, उन सभी को हम स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एक वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर, या इसका यहाँ पे लिखा गया है मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह जो यूनिट आया, आप इस यूनिट को लेके अगर आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, इसको अभी मैं दूर किए देता हूं। अभी हमारे पास फॉर्मूला आया था कैपिटल G = आया था F इंटू R² डिवाइड बाय M1 गुना M2। ये हो गया आपको। इसका हम एक अदर यूनिट भी हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपको, इसको हम बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी का स्क्वायर। आप ऐसा लिख सकते हैं, जहां पे लिखा गया है m पे पावर क्यूब, केजी पे इनवर्स और सेकेंड पे पावर -2, इनके स्थान पे आप ये भी लिख सकते हैं। यह भी क्या है आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। इसके जगह पे आप क्या बोल सकते हैं, मीटर क्यूब केजी इनवर्स सेकेंड पे पावर -2। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका विमा। अभी हमने आपको समझा दिया है डायमेंशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, जिसको हमने यहाँ भी बताया आपको। ये हो गया। इसके बाद अगले हम भौतिक राशि की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलिए इसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं, गुरुत्वीय विभव के बारे में। आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा होगा गुरुत्वीय विभव का। हमने क्या लिखा है, कार्य बटे द्रव्यमान। अगर हम कार्य को द्रव्यमान से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारे पास गुरुत्वीय विभव आएगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, गुरुत्वीय विभव को हम कैसे समझेंगे कि कार्य बटे द्रव्यमान को हम लोग गुरुत्वीय विभव बोलेंगे। तो चलिए, होता क्या है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से उस बिंदु तक इकाई द्रव्यमान को लाने में किए गए कार्य को हमको लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय विभव बोलते हैं। यानी कि दोबारा सुनिए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से उस बिंदु तक इकाई द्रव्यमान को लाने में किए गए कार्य के जो बराबर मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय विभव। इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, कार्य बटे द्रव्यमान। ये क्या कहलाएगा, आपका गुरुत्वीय विभव। तो यहाँ से हम इसका देख सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है
तो यहाँ से हम ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं और इसका विमा भी लिख सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक डायमेंशन पढ़ाने के बाद आप लोग बिल्कुल इसको समझ गए होंगे कि विमा हम किस प्रकार से निकालते हैं। अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि गुरुत्वीय विभव का डायमेंशन और ऐसा यूनिट क्या होगा। चलिए हम देख लेते हैं इसको। हमारे पास क्या है, वर्क है, कार्य का SI मात्रक क्या होता है आपको, ऐसा यूनिट होता है आपको जूल हो गया, और द्रव्यमान का क्या होता है केजी। तो क्या हो जाएगा जूल पर केजी, यही इसका हो जाएगा SI यूनिट। SI यूनिट अगर लिखना है तो हम लोग लिखेंगे जूल पर केजी, ये हो गया आपको SI यूनिट। अगर हमें डायमेंशन लिखना है तो यहां से ही हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कार्य का डायमेंशन, उसके बाद हम द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं डायमेंशन हम किस प्रकार से लिखेंगे इसको। हमारे पास क्या है वर्क है, वर्क W इक्वल टू होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन होता है ML T पे पावर -2 ML2 ML T पे पावर -2, और ये डिस्प्लेसमेंट है लेंथ ऑफ पाथ, फाइनली आ जाएगा ML2 T पे पावर -2। ये हो गया आपका वर्क डन। चलिए लिखते हैं ML2 T पे पावर -2, वर्क डन लिखा। हमने क्या किया द्रव्यमान से इसको डिवाइड किया, बटे M लिखेंगे। अब देखिए द्रव्यमान क्या है, समान भौतिक राशि है, इसको आपस में इस प्रकार से लिखेंगे। M पे पावर पहले से है आपको 1, और नीचे से द्रव्यमान को ऊपर ले जाएंगे पावर -1, L का स्क्वायर और T पे पावर -2। इसको एक साथ ऐसा लिख सकते हैं, M पे फाइनली पावर क्या हो गया 0, L का स्क्वायर और T का पावर -2। आप इसको द्रव्यमान को हटा भी सकते हैं, क्या लिखिएगा सिर्फ लिख सकते हैं L2 और T पे पावर -2। इस प्रकार से हमारे पास गुरुत्वीय विभव का एक डायमेंशन आया, जिसको हम बोलेंगे M पे पावर 0, L का स्क्वायर T पे पावर -2, या इसको हम बोल सकते हैं L का स्क्वायर और T पे पावर -2। यही हो गया हमारा रफ वर्क के द्वारा हमने गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हमने समझाया। इसको हम दोबारा आगे हम देखते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि अभी हम आपको निकाल के दिखाए गुरुत्वीय विभव का डायमेंशन, यहाँ पे L स्क्वायर T पे पावर -2, या आप इसको आप लिख सकते हैं, अभी अभी हमने लिखा था M पे पावर 0, L का स्क्वायर और T पे पावर -2, यही हमने लिखा था, समझा दिया था आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को जानते हैं, इसको हम किस प्रकार से इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसका हम डायमेंशन लिखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं पहले क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। पहले हम इसको परिभाषित करेंगे, फिर इसको हम आगे इसके डायमेंशन और ऐसा यूनिट को लिखेंगे। तो होता ये है तरल पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी परतों के बीच होने वाली गति का विरोध करती है। यानी कि लिक्विड का तरल पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी परतों के बीच होने वाली गति का क्या करती है विरोध करती है, अपोज करती है। क्या कहलाती है आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हो गया संकेत के रूप में। ये क्या है आपको फोर्स,
पर यूनिट एरिया, ये क्या कहलाएगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन लिखा गया है mL/T⁻⁻² और एरिया का हो जाएगा L²। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, mL/T⁻² और यहाँ से L का स्क्वायर माइनस में, अब देखिए यहाँ भी पावर 1 है और ये -2 है, ये हो जाएगा mL/⁻1 और T⁻²। ये हो गया, आपको डायमेंशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसको। आप नोट कर सकते हैं mL−T⁻², ये आ गया आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको डायमेंशन हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं, आप समझ गए होंगे। इसको स्क्रीन पर हम दोबारा से लिखते हैं। अभी अभी हमने समझाया था mL/⁻1 और T⁻²। यहां से थोड़ा सा और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम कुछ लिखना चाहते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें कि इसका SI यूनिट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का SI यूनिट क्या होगा, तो चलिए देख लीजिए। इसका SI यूनिट हो जाएगा kg/मीटर/सेकेंड, यह इसका SI यूनिट हो गया। और यह इसके बारे में हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी। अब हम किस प्रकार से थर्मल कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे, तो चलिए देखिए। किसी वस्तु का ताप, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसका ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा का जो जरूरत होता है, आवश्यकता होता है, उस वस्तु को, उसे ही क्या बोलते हैं, ऊष्मा की धारिता बोलते हैं। ऊष्मा की ये धारिता हो गई, थर्मल कैपेसिटी हो गया। तो इसका जो हम लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा, द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा का जो गुणनफल होता है वह कहलाएगा आपको थर्मल कैपेसिटी कहलाएगा। चलिए लिखते हैं। हमने लिखा है द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा, दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, आपका ऊष्मा धारिता, थर्मल कैपेसिटी कहलाएगा। चलिए इसका हम पहले SI यूनिट लिखते हैं। SI यूनिट हम लिखेंगे, यह हो जाएगा, यह इस प्रकार से होगा आपको जूल पर केल्विन। ऊष्मा धारिता का, थर्मल कैपेसिटी का SI यूनिट हो गया जूल पर केल्विन। और यहां से इसका हम डायमेंशन देखते हैं। इसका डायमेंशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपको, हमने लिखा mL² T⁻² और θ⁻1। चलिए इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं क्या, ऊष्माधारिता को हम लोग C द्वारा सूचित करते हैं। C बराबर हो जाएगा dQ/dt। यहां से हम क्या हो गया, ऊष्मा की मात्रा बटे इसका ताप, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा आपको, ऊष्मा की धारिता कहलाएगी, थर्मल कैपेसिटी कहलाएगा। यहां तक आप लिख लिए हैं। चलिए इसको आगे हम मिटा के लिखते हैं। हमने अभी बताया था C = dQ/dt। यहाँ की ये क्या है, आपको ऊष्मा की मात्रा है। ऊष्मा की मात्रा और ये ऊर्जा और कार्य, इन सभी का जो डायमेंशन होगा समान रूप से होगा। आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा,
उष्मा की मात्रा, अमाउंट ऑफ हीट और या वर्क हो जाएगा या एनर्जी, इन सभी का डायमेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग, देखिए दोबारा समझ सकते हैं आप, वर्क डन क्या होता है, ml2 (10⁻²). यह जो वर्क डन होता है यही एनर्जी का भी डायमेंशन होता है और यही डायमेंशन हो जाएगा उष्मा। उष्मा भी क्या होता है, एक ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा, कार्य या आपको उष्माधारिता में जो आपको उष्मा का प्रयोग होगा, इन सभी का विमा क्या हो जाएगा, आपको समान होगा। तो जो कार्य का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का भी होगा और वही उष्मा का भी डायमेंशन होगा। हमारे पास क्या है, आपको ml2 और (10⁻²). तो ये हो गया आपको उष्मा के लिए, तो यहाँ लिखेंगे ml2 और (10⁻²). ये उष्मा के लिए हो गया और इसमें हम भागा देते हैं ताप से। ताप के लिए हम प्रयोग करते हैं, टेम्परेचर के लिए हम थीटा का प्रयोग करते हैं। अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इस प्रकार से लिखा जाएगा आपको, इसको हम यहाँ साइड में लिखते हैं ml2 (10⁻²) और यहाँ से हम थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको थीटा इनवर्स। यहाँ थीटा का मतलब कोण से नहीं है, यह आपको ताप के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये इस प्रकार से डायमेंशन हो गया ml2 (10⁻²) और यहाँ पे ताप का इन्वर्स हो गया। ये बेहतर ढंग से आपको दोबारा से हम लिख देते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने रफ वर्क करके दिखाया था ml2 (10⁻²). यह तो हो गया आपको उष्मा के लिए, और ताप के लिए जो हमने इन्वर्स फंक्शन को ऊपर लाया था, ये कंप्लीट रूप से डायमेंशन हो गया। अब हमारे पास आता है विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा क्या होता है, पहले हम इसको जानेंगे, फिर इसके बाद हम इसका डायमेंशन और SI यूनिट को लिखेंगे। किसी वस्तु को गर्म करने के लिए जो उष्मा दिया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट करना है, उसको जो हम एनर्जी देंगे, उष्मा देंगे, उष्मा की जो मात्रा होगी उस वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप में, ताप के क्या हो जाएगी, समानुपाती। किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, जो उष्मा देंगे, इसको हीट करेंगे, इसको हम हीट करेंगे, उष्मा देंगे। उष्मा देने के बाद क्या होगा, यह जो उष्मा होगा या इसके द्रव्यमान और ताप में जो वृद्धि होगी, पहले से जो ताप है और जो उष्मा के बाद जो ताप होगा, उसकी ताप में जो वृद्धि होगी, दोनों की क्या हो जाती है, आपको समानुपाती हो जाती है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट दिया गया, लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट, या क्या हो जाएगा, आपको समानुपाती हो जाएगा उसके वस्तु के द्रव्यमान और उसके ताप में, टेम्परेचर में वृद्धि के समानुपाती हो जाएगा। जब हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहां से एक कांस्टेंट आएगा, यहां से एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे S, पहले M लिख लेते हैं, M S डेल्टा T। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, ये क्या है, उष्मा की मात्रा है, या एक द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है, या एक कांस्टेंट है, और यह क्या है, आपको ताप में वृद्धि। तो यह जो, इसको हम अगर अलग से लिखना चाहें तो S बराबर, यह S बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट डिवाइड बाय M डेल्टा T। ठीक है, तो यह हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। ये क्या आया, अमाउंट ऑफ हीट डिवाइड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये आ गया। ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आ चुका है। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं और इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट के लिए क्या लिखेंगे, उष्मा की मात्रा के लिए, उष्मा क्या होता है, आपको ऊर्जा के बराबर होता है, तो उस ऊर्जा का होता है आपको जूल।
तो यहाँ से लिखेंगे जूल बटे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, और टेम्परेचर के लिए हम लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस, या और करके हम लिख देते हैं जूल बटे केजी और केल्विन। ध्यान दीजिएगा हमने लिखा है जूल पर केजी और पर केल्विन। ये हो गया आपको विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट। आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए एसआई यूनिट के बाद हम लोग बढ़ते हैं डायमेंशन में। इसका डायमेंशन हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अब हम लोग फॉर्मूला की मदद से हम इसका डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। चलिए देखिए इसका डायमेंशन क्या होगा। हमारे पास फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का अमाउंट ऑफ हीट डिवाइड बाय m इंटू डेल्टा टी। तो चलिए हम लिखते हैं इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो यह अमाउंट ऑफ हीट के लिए डायमेंशन हो जाएगा, यह एनर्जी का ही इक्विवेलेंट होगा डायमेंशन ml/2 और t पे पावर -2। यह हो गया अमाउंट ऑफ हीट के लिए। और द्रव्यमान के लिए हम लोग कैपिटल M, और ये क्या है ताप में ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसके लिए हम लिख लेंगे, ये लिख लेंगे इस साथ। यहाँ देखिए इसको एक साथ लिखेंगे। यह द्रव्यमान ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m पे पावर फाइनली 0 हो जाएगा, l का स्क्वायर और t पे पावर -2। यहाँ पे गौर कीजिएगा ये क्या है, t कैपिटल T है, आपको समय को दर्शाता है, और ये क्या आपको टेम्परेचर को दर्शाता है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपको -1। ठीक है, आप या इसको ऐसा बोल सकते हैं L2 t पे पावर -2 और इसका इनवर्स। दोनों में से किसी को आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो चलिए इसको हम प्रॉपर वे में लिखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा है, चलिए इसका देखते हैं तेजी से, इसका हम देखते हैं डायमेंशन। ये आ गया उष्मा बटे द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलेंगे गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट हो जाएगा। यह होता क्या, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, इसको समझ लेते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है, स्थिर ताप पर, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा को उस पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। दोबारा इसको सुनिए, क्या हमने बोला कि स्थिर ताप पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इकाई द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान या इकाई द्रव्यमान की अवस्था, उसके स्टेट को, अवस्था को चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट का जो अवस्था है, जैसे आइस है, आइस क्या आपको ठोस फॉर्म में है, आपको सॉलिड फॉर्म में है, उसका स्टेट को चेंज करना, उसको लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए जो हमें हीट की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे गुप्त उष्मा बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। इसे एल द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये परिभाषा हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने आपको समझा दिया ताकि आप निश्चित रूप से इसके हम डायमेंशन और ऐसा यूनिट को आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे पास क्या है, गुप्त उष्मा बराबर है उष्मा बटे द्रव्यमान। तो उष्मा का डायमेंशन क्या लिखते हैं, एनर्जी के इक्विवेलेंट लेते हैं। यह हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा ml2 और t पे पावर -2, या उष्मा का कह लीजिए, या एनर्जी का कह लीजिए, या चार्ज का, सभी का ये डायमेंशन कॉमन होता है। बटे हम क्या करेंगे, द्रव्यमान से हम डिवाइड करेंगे। तो क्या है, दोनों तरफ द्रव्यमान का पावर 1 है, तो एक पावर पॉजिटिव रहेगा और एक पावर नेगेटिव रहेगा। तो एक साथ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m पे पावर 0, l स्क्वायर और t पे पावर -2। ये डायमेंशन हो गया। आप अगर m नहीं लिखना चाहें आप लिख सकते हैं L2 और t पे पावर -2। ये हो गया आपका गुप्त उष्मा का डायमेंशन हो गया। ठीक है, और इसका हम ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं
ऊष्मा के लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट देख लीजिए, ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल बटे केजी। इसका क्या हो जाएगा आपको, जूल पर केजी हो गया। और यह किस प्रकार की राशि है, तो यह होता है आपको गुप्त ऊष्मा होता है, आपको अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तीनों चीज को गौर कीजिएगा। अदिश राशि हमने क्या बताया है, ऊष्मा का हमने डायमेंशन निकाल के दिखाया आपको, एसआई यूनिट लिखा है, और ये किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है आपको रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक इसके बारे में जानते हैं। चलिए देखिएगा, रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला हो गया लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। देखिए ऊपर भी क्या है, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, बटे इसका ओरिजिनल जो लेंथ है वो हो गया, और इसके टेम्परेचर में वृद्धि। तो ये क्या कहलाता है आपको, रेखीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बोलते हैं विस्तार को, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला हो गया, यहां से आप देख पाएंगे इसका जो डायमेंशन होगा वह हो जाएगा, लेंथ में वृद्धि के लिए हम एल लिखे हैं, डिवाइड बाय प्रारंभिक लंबाई के लिए एल लिखे हैं, और ताप में वृद्धि के लिए यहाँ पे थीटा के द्वारा लिखा गया है आपको। इसको एक साथ आप लिख सकते हैं डायमेंशन के रूप में। देखिए ऊपर भी लंबाई है और नीचे भी लंबाई है, तो लेंथ क्या है आपको, लेंथ पे पावर क्या हो जाएगा आपको 0। फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, ताप में जो वृद्धि है, उसको इस प्रकार से लिखे हैं, इसका पावर क्या हो जाएगा आपको -1, ठीक है। इसके बाद अंतिम भौतिक राशि जो हम लोग लेंगे, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट एक प्लांक के द्वारा एक दिया गया कांस्टेंट है, यह फॉर्मूला के द्वारा आता है। जब आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़िएगा, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़िएगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ जो एच है, एच को क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट। ये हो गया आपको प्लांक नियतांक बोल लीजिए हिंदी में, और इंग्लिश में प्लांक कांस्टेंट हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति हो गया। यह एक कांस्टेंट है। अगर हमें एच का डायमेंशन या यूनिट निकालना है कांस्टेंट का, क्या हो जाएगा आपको, एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का डायमेंशन, ऊर्जा का डायमेंशन होता है एम एल टी पे पावर ml2 टी पे पावर -2। जो वर्क का, जो एनर्जी का, जो उष्मा का होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, तो वही हो जाएगा एनर्जी का ml2 टी पे पावर -2। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल एक टाइम है, आवर्तकाल के लिए क्या लिखेंगे, टी इनवर्स लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा टी इनवर्स। आवृत्ति के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टी का इनवर्स, टी इनवर्स हो गया। तो ये इस प्रकार से जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, दोबारा से हम इसको, अब दिखेगा आपको ml2 टी पे पावर -2, यह तो हो गया एनर्जी का, और टी इनवर्स ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक टाइम है आपको, वो टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड का इनवर्स या कैपिटल टी। तो कैपिटल टी को 1 बाय डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा आपको फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो टी इनवर्स हो गया, तो टी इनवर्स को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, क्या मिलेगा आपको ml2, और पहले से इनवर्स था, पहले से -2 पावर था, और यहाँ से टी पे पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो +1। तो हमारे पास -2 और +1 तो बचेगा -1, तो हो जाएगा टी पे पावर -1, -1। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लास्ट में लिखे हैं ml2 और टी पे पावर -2। ये हमने रफ करके आपको समझाया है, इसको प्रॉपर वे में आपके सामने हम लिख रहे हैं। आप यहाँ से आप फेयर कर सकते हैं और अच्छे से आप देख सकते हैं।
ये रहा डायमेंशन, m पे पावर 1, l पे पावर 2 और t पे पावर क्या है आपको -1। रफ करके आप देख सकते हैं हमने यही निकाला था, हमने प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन ये निकाला था और यह कांस्टेंट होता, और इस कांस्टेंट का वैल्यू भी किसी एग्जाम में आपको आ जाएगा, तो इसके वैल्यू को भी ध्यान रखिएगा। वैल्यू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10 पे पावर -34, ये आपको m स्क्वायर kg बटे सेकेंड, ठीक है, ये कांस्टेंट है। यहां तक हो गया, आपको समझा दिए हैं। अब इस प्रकार से हमने जो महत्वपूर्ण भौतिक राशि था उन सभी का हमने क्या किया, डायमेंशन लिखा। जितने भी महत्वपूर्ण भौतिक राशि था उन सभी का हमने डायमेंशन आपको लिख के यूनिट के साथ और या किस प्रकार की भौतिक राशि होगा हमने लिख के दिखाया। तो आज के क्लास में डायमेंशन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आगे की क्लास में जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उन सभी चैप्टर में जो भी फॉर्मूला आएगा, उसका जो भी डायमेंशन होगा, ऐसा यूनिट होगा, उन सभी का वहां भी जिक्र करेंगे। लेकिन फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, यहाँ से डायमेंशन जो महत्वपूर्ण डायमेंशन था उन सभी का हमने वर्णन कर दिया। अगले क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हम वेक्टर और स्केलर स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पर्पज से। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जहां हम वेक्टर और स्केलर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं, ओके।